Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to another video of our video series The Mines Rule 1955. In this video we are going to cover chapter number 9, that is welfare amenities, that is from rule number 62 to 74. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number and please like my Facebook page, that is Mining Mirror. Let's get started. First, rule number 62, प्रोविज़न ऑफ शेल्टर्स। शेल्टर से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन या फोरमैन या माइनिंग मेट या सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कोई भी एग्जाम हो, आपको शेल्टर से या प्रोविज़न ऑफ शेल्टर से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो रूल नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ मेनी पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन ए माइंस ए एडिक्वेट एंड सुइटेबल शेल्टर शैल बी प्रोवाइडेड। एक माइंस में ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कितना पर्सन्स होने से वहाँ पे एक सुइटेबल या एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आंसर विल बी मोर देन 50। अगर 50% से ज़्यादा वहाँ पे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है एक दिन में, तो वहाँ पे एक शेल्टर वहाँ पे देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर शैल द शेल्टर्स बी प्रोवाइडेड। ये जो शेल्टर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए, वो शेल्टर्स कहाँ रहना चाहिए। आंसर विल बी near loading waves, open cast workings, workshops, mines entrances where 25 or more persons are ordinarily employed for taking food or rest. तो शेल्टर्स हम लोग उसी जगह पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे मिनिमम 25% या ज़्यादा पर्सनस एक ही जगह पे काम करते हैं आसपास में, ताकि वहाँ पे आके उनको खाना खाना या रेस्ट करना थोड़ा सा ईजी हो। तो उसी के आसपास हम लोग को देना चाहिए। लाइक वर्कशॉप्स हो गया, माइंस एंट्रेंसेस, ओपन कास्ट वर्किंग्स जो हो गया, या लोडिंग वेब्स हो गया जहाँ पे लोडिंग करते हैं हम लोग, तो वो सब एरिया में हम लोग को एक अच्छा सुइटेबल जगह देख के शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 63, स्टैंडर्ड्स ऑफ शेल्टर। यहाँ से हम लोग को अच्छा क्वेश्चंस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ शेल्टर। शेल्टर का जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, शेल्टर का स्क्वायर मीटर कितना होना चाहिए, उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसके बारे में। फर्स्ट है कि वो जो शेल्टर है उसका एरिया कितना होना चाहिए। उसका एरिया होना चाहिए 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और एक चीज रिमाइंड कर लेते हैं, जो फास्टेड रूम होता है जो उसका भी एरिया स्पेसिफिक दिया गया है माइंस रूल में, वो है 10 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लोग को दो तीन तो ही चीज़ देखने को मिलता है, याद रखना पड़ता है। एक शेल्टर हो गया, एक फास्टेड रूम हो गया। तो सेकंड क्या है कि उसका जो रूफ है, वो रूफ का हाइट कितना होना चाहिए। तो रूफ का हाइट में यहाँ पे दो पार्ट है। एक है अगर उसका रूफ फ्लैट है, मतलब ऊपर का जो छत है अगर वो फ्लैट है, तो उसका हाइट ग्राउंड से कितना होना चाहिए। नहीं, अगर वो स्लोपी है तो उसका हाइट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से ग्राउंड लेवल तक कितना होना चाहिए, या उसका जो लोअर पॉइंट है वहाँ से ग्राउंड लेवल का कितना हाइट होना चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है। फर्स्ट है कि अगर आपका फ्लैट रूफ है तो उसका हाइट होना चाहिए 2.5 मीटर ग्राउंड से। ठीक है, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्लैंट है, मतलब स्लोपिंग अगर है रूफ, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो होना चाहिए 2.5 मीटर का हाइट, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए 1.8 मीटर मिनिमम हाइट। ओके, उसके बाद क्या है कि सो कंस्ट्रक्टेड एज टू अफोर्ड इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर। जो कंस्ट्रक्शन होगा ताकि जो वेदर का जो इफेक्ट है उससे वो अच्छा प्रोटेक्शन वहाँ पे दे पाए, चाहे वो धूप हो चाहे बारिश हो। उसके बाद और क्या है, और क्या प्रोविज़न वहाँ पे होना चाहिए कि वहाँ पे कांस्टेंट एक सप्लाई होना चाहिए कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर का। जो ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे जो आदमी इसको यूज़ करेगा उसके लिए अच्छा सा एक कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए, जो एडिक्वेट हो, जो हेल्दी हो और कंटिन्यूस हो। उसके बाद हो गया बी केप्ट एंड क्लीन एंड टेडी कंडीशन। ये तो ऑब्वियस है कि शेल्टर आपका हमेशा क्लीन कंडीशन में या हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर 63, द शेल्टर का जो स्टैंडर्ड्स है। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 64, प्रोविजन ऑफ कैंटीन। पिछले हम लोग क्या बात किए, प्रोविजन ऑफ शेल्टर। अब ये आ गया और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है प्रोविजन ऑफ कैंटीन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इन ए माइंस ए कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड। एक माइंस में कितना पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होने से वहाँ पे एक कैंटीन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आंसर विल बी मोर देन 250 पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 5, what is the condition of an additional suitable arrangement for serving food, drink and other apart from the canteen।
अभी तो कैंटीन हम लोग को मिल गया कि 250% से अगर ज़्यादा लोग रहते हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है एक दिन में, तो वहाँ पे हम लोग को कैंटीन देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कहीं लोडिंग एरिया है, कहीं प्लांट एरिया है, जहाँ पे भी लोग काम करते हैं, ऐसा सबका पॉसिबल है नहीं कि अगर एक कैंटीन हम लोग रख दिए हैं माइंस में, इसका मतलब नहीं कि उसी कैंटीन में जो प्लांट से भी लोग आके कैंटीन के टाइम में खाना खाएंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे या जो भी उनका ब्रेक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जहाँ पे लोग काम करते हैं उसके बगल में भी हम लोग को एक अरेंजमेंट करके आज ए कैंटीन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि और क्या एडिशनल अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं जो फूड और ड्रिंक सर्व करने के लिए, बस यही है। वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में काम करते हैं, आपका डिस्टेंस कितना है कैंटीन से, बस वही सब के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6, हु शैल डायरेक्ट सच एडिशनल अरेंजमेंट्स। ये जो एडिशनल अरेंजमेंट्स हम लोग देंगे उनको, उसको कौन डायरेक्शन देगा? आंसर विल बी द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर। आपको अगर कहीं इस टाइप का अरेंजमेंट दे रहे हैं तो आपके चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे बोला कि जॉइंटली या सिंगल कैंटीन, इसके ऊपर है। मतलब अगर आसपास में छोटा छोटा माइंस है जो कि ज़्यादा डिस्टेंस में है नहीं, एक बड़ा माइंस है तो वहाँ पे एक बड़ा कैंटीन आप यूज़ कर लिए, कोई बात नहीं। अगर छोटा छोटा माइंस है तो हर माइंस में हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वो थोड़ा कम हो, लेकिन वहाँ पे कैंटीन तो वो लोग भी तो खाना खाएंगे, तो उनके लिए जॉइंटली एक कॉमन कैंटीन आप बना सकते हैं। वो भी चीफ इंस्पेक्टर माइंस उसको इंस्पेक्ट करेगा, अगर उसको देखेगा कि सारा चीज़ को वो जितना भी कंडीशन से हम लोग का माइंस रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं, या वो स्पेसिफाई करेगा इन राइटिंग कि इसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए या क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 65, स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंटीन। कैंटीन का स्टैंडर्ड्स कैसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंटीन। यहाँ पे 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि जो कैंटीन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैंटीन का जो प्लान है कि कैसे आप बना रहे हैं, और जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन और प्लान दोनों को आपको चीफ इंस्पेक्टर माइन से या इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहला चीज़। सेकंड क्या है, कैंटीन आप बनाएंगे जो एरिया में वो मिनिमम 15 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए लैट्रिन से, यूरिनल से, बॉयलर हाउस, इंजन रूम या कोल हिप या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे डस्ट या स्मोक जनरेट होता होगा, तो वहाँ से मिनिमम आपको 15 मीटर डिस्टेंस में कैंटीन को बनाना पड़ेगा। उसके बाद सफिशिएंटली लाइटिंग होना चाहिए अच्छे से, ये तो कॉमन चीज़ है। थर्ड क्या है, वॉशिंग प्लेस वहाँ पे जो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग होना चाहिए ताकि जो प्राइवेसी हो वहाँ मेंटेन हो और अच्छी तरह से वो सिक्योर्ड भी हो। ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि वाइट वाश, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। ये जो वाइट वाश है यहाँ से ही मिलता है कि वाइट वाश और जो कलर वाश हम लोग करेंगे रूम का अंदर, इनसाइड द रूम्स एंड पैसेजेस एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। ठीक है, तो एक साल में आपको मिनिमम एक बार आपको कलर वॉश या वाइट वॉश करना है इनसाइड द रूम्स एंड पैसेजेस। ओके, और क्या है, अगर वहाँ पे जो वुड वर्क है या जो स्ट्रक्चरल आयरन एंड स्टील वर्क है उसको भी आप लोग को वार्निशिंग देना पड़ेगा या पेंटिंग करना पड़ेगा ताकि उसमें रस्ट ना हो, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार वहाँ पे आपको वार्निशिंग कलर या पेंटिंग करना पड़ेगा अगर वुड वर्क और स्ट्रक्चरल आयरन एंड स्टील वर्क है। ठीक है, और क्या है, और एक चीज़ है जो किचन होता है, तो किचन का जो इनसाइड वॉल्स है वो वाइट वॉश या कलर वॉश होना चाहिए इन एवरी 4 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ मिला, कलर का या वाइट वॉश या पेंटिंग का। पहला है जो कैंटीन होता है, कैंटीन का इनसाइड रूम अंदर वाला जो वॉल्स होता है वो वाइट वॉश या कलर वॉश होगा इन एवरी ईयर, एक साल में एक बार होना चाहिए। ठीक है, जो पैसेजेस या जो रूम्स होता है। सेकंड क्या है, अगर आपका किचन जो है, किचन होना चाहिए 3-4 महीने में एक बार, कलर वॉश या वाइट वॉश होना चाहिए। और थर्ड क्या है, जो वहाँ पे वुड वर्क है या जो स्टील वर्क है वहाँ पे करना चाहिए कि हर 3 साल में एक बार मिनिमम वहाँ पे पेंटिंग या वार्निशिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंटीन में। एक नोट है यहाँ पे, द कैंटीन और एनी पार्ट देयरऑफ शैल नॉट बी यूज्ड और अलाउड टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस व्हिच टेंड्स टू इंटरफियर विद द नॉर्मल एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द कैंटीन। कि जो कैंटीन है या कैंटीन का कोई भी पार्ट में किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगा कि कैंटीन जिसके लिए बना हुआ है उसी चीज़ को छोड़ के और कोई भी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जो कि
उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है कैंटीन का या जो एफिशिएंट फंक्शन होता है उसको वो बाधा दे। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 66 में, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। उसमें कैंटीन में क्या क्या फर्नीचर या इक्विपमेंट्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर विल बी सफिशिएंट फर्नीचर्स, बैठने के लिए, अटेंसिल्स हो गया जो बर्तन होते हैं जहाँ पे खाना बनाते हैं, या अदर इक्विपमेंट्स, वो सारा इक्विपमेंट उसमें होना चाहिए। सेकंड क्या है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अच्छा खासा ड्रिंकिंग वाटर आपको हाइजीनिक मेंटेन करते हुए कूल एंड अच्छा ड्रिंकिंग वाटर आपको सप्लाई करना है। थर्ड क्या है, सुइटेबल क्लीन क्लोथ्स फॉर पर्सन्स कुकिंग एंड सर्विंग फूड एंड ड्रिंक। क्लीन क्लोथ्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए पर्सन्स के लिए जो लोग कुकिंग में या सर्विंग फूड में या ड्रिंक्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 67, क्लीनिनेस, कि कितना साफ सफाई आपको रखना पड़ेगा। व्हाट शैल बी यूज टू क्लीन अटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। जो बर्तन्स होते हैं या जो इक्विपमेंट्स होते हैं यूज होता है खाना बनाने के लिए, उसको कैसे क्लीन करना है। आंसर विल बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। उसको हम लोग साफ करेंगे हॉट वाटर से। एक नोट है यहाँ पे, द कैंटीन एंड इट्स प्रेजेंट शैल बी केप्ट इन सैनिटरी कंडीशन, ऑल फर्नीचर अटेंसिल्स एंड अदर इक्विपमेंट शैल बी केप्ट क्लीन एंड इन ए हाइजीनिक कंडीशन। ये ऑब्वियस है कि जो भी सामान या जो भी इक्विपमेंट्स या अटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते हैं कैंटीन में, उसको अच्छी तरह से क्लीनिक कंडीशन या हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए, क्योंकि ये सबका हेल्थ के बारे में है। रूल नंबर 68, मेंटेनेंस ऑफ कैंटीन एंड प्रोविजंस ऑफ स्टाफ। कैंटीन का मेंटेनेंस और जो स्टाफ्स उसमें रहते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, हु शैल रन द कैंटीन एंड अपॉइंट अदर सुपरवाइजरी एंड सफिशिएंट स्टाफ फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कैंटीन। कौन कैंटीन को रन करेगा और अपॉइंट करेगा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है या अदर जो स्टाफ है जो कैंटीन में काम करेंगे। आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और कैंटीन इंचार्ज। मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन होता है या जो ओनर या एजेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि यहाँ पे माइंस मैनेजर का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है, कौन कैंटीन का मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता है, वो होता है अपना माइंस मैनेजर। ठीक है, कुछ नोट है यहाँ पे। नॉर्मली जो कैंटीन हम लोग होता है माइंस में, वो अपना माइंस का मैनेजमेंट ही उसको मैनेज करता है। लेकिन अगर कोई भी माइंस में अगर वर्कर्स ऑफर करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है, अगर वर्कर्स ऑफर करते हैं कि कैंटीन वो लोग मैनेज करेंगे, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे आपको रेडी करना पड़ेगा, जो कि जो कैंटीन है उसको वो मैनेज करेंगे, और उसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरत पड़ता है वो पूरा का पूरा असिस्टेंस माइंस मैनेजमेंट ही करेगा। जो भी उनका पैसा चाहिए, जो भी उनको फाइनेंस हेल्प चाहिए, उसको माइंस मैनेजमेंट ही सपोर्ट करेगा। और उसमें जो खाना क्या बनेगा, ड्रिंक्स क्या रहेगा, और जो भी अदर जो इक्विपमेंट्स है, जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ को जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी होता है वो उन लोग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 69 में, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 11, हु शैल अपॉइंट ए कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी। जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी तो CMC होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है। आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और कैंटीन इंचार्ज, या जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन में रिपीट करना चाहूँगा कि कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। आंसर विल बी माइंस मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द कंसल्टिंग पीरियड ऑफ ए सच कमेटी। जो कमेटी बनता है या जो कमेटी अपॉइंट होते हैं उनका कंसल्टिंग पीरियड कितना होता है। मतलब टाइम टू टाइम वो लोग बैठते हैं, क्या करना है कैंटीन में, क्या इंप्रूवमेंट करना है, या कुछ कमी हुआ नहीं हुआ, उसको रिव्यू जो होता है वो कितना टाइम में होना है। आंसर विल बी नॉट लेस देन 1 मंथ ऑफ द पीरियड। हर महीने आप कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ से कम पीरियड में कंसल्टिंग या मीटिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्केल ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फॉर द कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी। तो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबर्स रहेंगे उनका इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन का स्केल क्या है। आंसर विल बी 1 फॉर एवरी 1000 पर्सनस। 1000 पर्सन में एक आदमी इलेक्टेड होता है, और उसमें जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ पर्सनस होगा 5, मैक्सिमम 5, नॉट मोर देन 5 बट नॉट लेस देन 2। मतलब 2 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स, या 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, वो मैक्सिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 5, और मिनिमम कितना होना चाहिए, वो है 2।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स? जो इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं उनका जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में रहते हैं उनका टर्म कितना रहता है? आंसर विल बी 2 ईयर्स। 2 साल के लिए वो लोग इलेक्टेड होते हैं, उसके अगला साल फिर या 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है। हु शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर द सुपरवाइज द इलेक्शन ऑफ द कमिटी? जो कमिटी का मेंबर्स जो इलेक्टेड होंगे उनका प्रोसीजर कौन देखेगा या उनका सुपरवाइजिंग कौन करेगा? आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और कैंटीन इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 16, हु शैल एक्ट एज द चेयरमैन टू द कमिटी? जो कमिटी बनेगा उसका चेयरमैन कौन बनता है? द ओनर, एजेंट और कैंटीन इंचार्ज शैल नॉमिनेट आइदर हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज नॉमिनीज। कैंटीन इंचार्ज वो बनेंगे। एक नोट है यहाँ पे, द प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी रिकॉर्डेड इन ए मिनट बुक एंड शैल बी साइंड बाय द चेयरमैन। जो भी प्रोसीडिंग्स होता है, क्या जो भी मीटिंग्स बैठता है, जो टाइम टू टाइम वो लोग मीटिंग करते हैं, तो वो सब क्या है ना, एक बुक में, जो जिसको बोलेंगे हम लोग मिनट बुक, वो मिनट बुक में रिकॉर्ड होकर रहेगा और वो साइन किया जाएगा जो चेयरमैन रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि सीएमसी जो होता है, जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी होता है, उसका पहला चीज़ है कि ऊपर में जो रहते हैं हेड वो होते हैं चेयरमैन, ठीक है। उसके अंडर में इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं जो मिनिमम रहेंगे 2 और मैक्सिमम रहेंगे 5। वो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे 1 पर 1000 पर्सन्स। जो इलेक्शन होगा और जो सुपरवाइजिंग होगा वो होगा ओनर, एजेंट और जो कैंटीन इंचार्ज के द्वारा ही होगा। और जो भी बीच बीच में जो मीटिंग्स होता है, वो मीटिंग्स का जो भी मिनट्स निकल गया वो एक मिनट बुक में रिकॉर्ड होकर रहेगा और साइन किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा। अब चलते हैं रूल नंबर 70, जो फूड वहाँ पे सर्व होगा कैंटीन में उसका प्राइस कितना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द फूड? आंसर विल बी द फूड शैल बी सोल्ड इन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस एंड प्राइस चार्ज शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सीएमसी। तो यहाँ पे जो फूड हम लोग सर्व करेंगे सबके लिए, तो उसका मेनली होता है कि नॉन प्रॉफिट बेसिस होता है, क्योंकि उसमें कंपनी ही पूरा मैनेज करता है। और ये कैंटीन इसीलिए बना जाता है कि जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं वो इजीली कम रेट में अच्छा खाना मिले, तो उसको पूरा का पूरा कंपनी के ही ऊपर है। तो वहाँ पे जो सीएमसी हम लोग का होता है, जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, वही लोग डिसाइड करेंगे उसका प्राइस कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं जितना कोई भी कैंटीन में मैं देखा हूँ, जितना भी माइस गया हूँ, उसका मैक्सिमम देखिएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग खाते हैं, जैसे कभी इडली हो गया, समोसे हो गए, और कुछ भी अगर कैंटीन में कोई भी फूड बनता है उसका रेट मैक्सिमम कभी 1 रुपया रहता है, कभी 50 पैसा भी रहता है। चाय पीजिएगा तो 1 रुपया, और खाना खाइएगा तो पर पीस आपको 1 रुपया मिलेगा। तो बहुत रीजनेबल रेट में वहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड प्राइसेस शैल बी कंस्पिक्यूअसली डिस्प्लेड इन व्हिच लैंग्वेज? जो भी आपको खाना मिलता है, चाहे इडली मिले, चाहे बड़ा मिले, चाहे समोसा मिले, चाहे जो भी वहाँ पे मिले, चाय मिले, उसका एक लिस्ट आपको मेनली एक अच्छा जगह पे लगा के रखना पड़ेगा ताकि सब कोई उसको अच्छी तरह से देख पाए, ठीक है। और वो जो लिस्ट लगाएंगे वो कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? आंसर विल बी इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा, या जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल लैंग्वेज है जो सबको समझ में आता है मैक्सिमम लोगों को, वो लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फूड, ड्रिंक एंड अदर आइटम्स सर्व्ड इन ए कैंटीन व्हिच एक्सपेंडिचर्स शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट? और एक बार रिपीट करता हूँ कि जो फूड, ड्रिंक या अदर आइटम जो कैंटीन में हम लोग सर्व करते हैं, उसका कॉस्ट का कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर्स को हम लोग हिसाब में नहीं लेते हैं? आंसर विल बी द कॉस्ट ऑफ अटेंसिल्स इंक्लूडिंग कुकिंग वेसल्स एंड अटेंसिल्स नेसेसरी टू सर्व द फूड टू द वर्कमैन, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ कोल, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड सैलरीज एंड सुपरवाइजर एंड अदर स्टाफ्स। तो ये चीज़ को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं। मतलब ये सारा चीज़ क्या है ना, एक टाइप का या माइंस का मैनेजमेंट क्या है, इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग जब कॉस्ट देखते हैं कि फूड का कॉस्ट कितना होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ को हम लोग छोड़ के ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका ग्रोसरीज आ जाएगा, और जो दूसरा चीज़ है जो आपको ज़रूरत है खाना बनाने के लिए ओनली, जो बर्तन हो गया जिसमें बनेगा, और जो कुकिंग वेसल्स हो गया, जो इक्विपमेंट्स यूज होगा कुकिंग के लिए, जो फर्नीचर्स वहाँ पे रह गया बैठने के लिए, जो कोल यूज हुआ, जो फ्यूल यूज हुआ या इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, उस सबको, या जो सैलरीज हो गया स्टाफ्स का, उस सारा चीज़ को हमको एक्सक्लूड करके
वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मेनली वहाँ पे जो फूड का कॉस्ट जो कैलकुलेट होता है वो मेनली होता है कि ग्रोसरीज के ऊपर, मतलब मार्केट में जो सामान है उसका वैल्यू कितना है। अब चलते हैं रूल नंबर 71, अकाउंट्स। मतलब जो कैंटीन का जो अकाउंट्स होता है, मतलब कितना खर्चा हुआ, कितना वहाँ पे कलेक्शन होता है पैसा, जो एक एक रुपया करके हम लोग वहाँ पे देते हैं सर्विंग। व्हेन शैल द कैंटीन अकाउंट बी ऑडिटेड एंड बाय होम। कैंटीन का जो अकाउंट होता है वो कब कब वहाँ पे ऑडिट होता है और किसके द्वारा होता है। आंसर विल बी वंस इन एवरी 12 मंथ्स। मतलब साल में एक बार ऑडिट होगा, और किसके द्वारा होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या ऑडिटर के द्वारा, और अकाउंट क्लोज होने का विद इन 2 मंथ्स कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी के पास में जो बैलेंस शीट है वो डिपॉजिट होगा। रूल नंबर 72, वेलफेयर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हाउ मेनी पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इन ए माइन ए वेलफेयर ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड एंड बाय होम। एक माइंस में कितना पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होने से वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा, और किसके द्वारा भी अपॉइंट करना पड़ेगा। आंसर विल बी 500। अगर एक माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 500 है या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा, और किसके द्वारा होगा, बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। एंड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सीड्स 2500। अगर कोई माइंस में 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं तो एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर भी हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर एवरी एडिशनल 2000 पर्सन्स और पार्ट दे आर ऑफ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो उसका स्केल हो गया, मिनिमम 500 होना चाहिए एक माइंस में जहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर हमको रखना पड़ेगा। अगर माइंस में 2500 से ज़्यादा पर्सन्स है तो वहाँ पे हर एडिशनल 2000 पर्सन्स में हम लोग को एक एक वेलफेयर ऑफिसर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ ए वेलफेयर ऑफिसर। ये क्वेश्चन भी आता है कि वेलफेयर ऑफिसर जो होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। आंसर विल बी फर्स्ट, एक यूनिवर्सिटी डिग्री। सेकंड, डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस और सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए या जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए 3 ईयर्स। ओके, उसके बाद और क्या है, लैंग्वेज का नॉलेज तो होना ही चाहिए, लोकल लैंग्वेज हो गया या जो हम लोग का कॉमन लैंग्वेज हो गया उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। फोर्थ हो गया कि अगर कोई पर्सन एक माइंस में आज वेलफेयर ऑफिसर काम कर ही रहा है तो उसका जो क्वालिफिकेशंस होता है वो अप्रूवल लेके चीफ इंस्पेक्टर माइंस से उसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये उसका एक टाइप का एग्जाम्पशन टाइप का हो जाता है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर माइंस चाहे तो जो पर्सन्स माइंस में आज वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे ऊपर में दिया गया, एक यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस या सोशल वर्क लेबर वेलफेयर में 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये लैंग्वेज उसको पता होना चाहिए, उसमें वो एग्जाम दे सकता है कि अप्रूवल उसको दे सकता है कि ये क्वालिफिकेशन नहीं होने के बाद भी वो आज वेलफेयर ऑफिसर काम कर सकता है। यहाँ पे और कुछ नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफिसर। फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर कोई वेलफेयर ऑफिसर उनका एब्सेंट रहे टेम्पोररीली, चाहे वो तबीयत खराब हुआ या कुछ काम के लिए बाहर गए, तो उनके एब्सेंस में जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं वो और किसी दूसरा पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा या ऑथराइजेशन देना पड़ेगा आज ए वेलफेयर ऑफिसर जो उनके जगह पे काम करेंगे। लेकिन उनका जो ऑथराइजेशन का वैलिडिटी होता है वो होता है नॉट मोर देन 30 डेज, मतलब 30 दिन तक वो उनका ऑथराइजेशन दे के कोई भी पर्सन को आज ए वेलफेयर ऑफिसर काम करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन आया जो कि जो मेन वेलफेयर ऑफिसर है वो नहीं आ पाए और उनकी जगह पे और किसी को मोर देन 30 डेज में वहाँ पे काम करना है, तो उनका वहाँ पे उसी टाइम में वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर माइंस का वहाँ पे कंसेंट या उनका परमिशन वहाँ पे लेना पड़ेगा। ये हो गया पहला चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर कोई नया वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए या ऑथराइजेशन किसी को दिए या उनको डिस्चार्ज कर दिए ड्यूटी से या डिसमिस कर दिए किसी को या कोई रिजाइन कर दिया या टर्मिनेट हो गए, उन ऐसा कुछ होता है तो एक रिटिन नोटिस वहाँ पे देना पड़ेगा बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर टू दी चीफ इंस्पेक्टर माइंस विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस को नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में। थर्ड क्या है, द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर शैल बी एडवर्टाइज्ड इन ए न्यूज़पेपर हैविंग ए वाइड सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट। जब वो वेलफेयर ऑफिसर आप किसी को रिक्रूट कर रहे हैं या अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा लोकल न्यूज़पेपर में जाकि और स्टेट में, ताकि वो अच्छी तरह से सर्कुलेट हो पाए। रूल नंबर 73,
ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर जो होता है उसका ड्यूटीज क्या रहता है? बहुत सारा रहता है, एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्या है? टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स एंड होल्ड कंसल्टेशंस विद ए व्यू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन। वेलफेयर ऑफिसर एक चीज़ का क्या हो गया कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया दोनों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और वर्कर्स की तरफ से। तो वहाँ पे उनका मेन काम रहेगा कि सबके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और सबको वो कंसल्ट करेंगे, कोई भी चीज़ का बुरा चीज़ क्या है या अच्छा चीज़ क्या है उसको कंसल्ट करेंगे, और मैनेजमेंट और जो पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइंस है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने का वो कोशिश करेंगे। उनका पहला काम वो है। सेकंड क्या है? अगर कोई ग्रीवेंस होता है एम्प्लॉयज़ का, अगर जो पर्सन्स है, जो माइनर्स लोग काम करते हैं माइंस में, अगर उनका कुछ ग्रीवेंस है, वो ग्रीवेंस लेके वो मैनेजमेंट से बात करेंगे और उस ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। फोर्थ क्या है? टू असिस्ट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क एंड जॉइंट प्रोडक्शन कमिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेफ्टी फर्स्ट एंड वेलफेयर कमिटीज एंड टू सुपरवाइज देयर वर्क। जो जॉइंट प्रोडक्शन कमिटीज़ जो फॉर्म होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म होता है, जो सेफ्टी फर्स्ट का हम लोग को प्रमोट करते हैं, जो वेलफेयर कमिटीज़ को वहाँ पे बनाते हैं, उसमें वो असिस्ट करेंगे। और एक क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे बहुत सारा चीज़ में। जो लीव विथ वेजेस जो होता है, जो ईएल होता है, जो अर्नड लीव होता है, उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद वर्कर्स को गाइड भी करेंगे कि जो ईएल जो लीव विथ वेजेस होता है उसमें कैसे उसको भरना है, कैसे उसको एप्लीकेशन को लिखना है, कैसे सबमिट करना है, ये सब चीज़ का मतलब। और क्या है? जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, जो फूड स्टॉप्स है, जो सोशल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है बाहर में, जो क्लब वगैरह हो गया, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हो गया, सैनिटेशन, इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब जितना भी वेलफेयर वाला चीज़ है वो सारा चीज़ को ये एडवाइस करेंगे। मैनेजमेंट को भी बताएंगे, वर्कर्स को भी बताएंगे, उनके बीच में एक रिलेशन मेंटेन करेंगे, उसका जितना जिसका जो एम्प्लॉयज़ लोग का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। बस ये सब चीज़ें। टू सुपरवाइज वेलफेयर एक्टिविटीज़ स्टैट्यूटरी अदरवाइज इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन कैसे अच्छा होगा, उनका बच्चे लोग कहाँ से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसी चीज़ को भी सुपरवाइज करेंगे। कुछ नया मेजर है या नया ट्रेंड चल रहा है उसका, या नया कुछ सॉल्यूशन है उसको भी वो सजेस्ट करेंगे। एंड टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी कनेक्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि वेलफेयर ऑफिसर मैक्सिमम चीज़ को एम्प्लॉयज़ का ही, जो माइंस में काम करते हैं उनका वेलफेयर के बारे में ही सोचता है, और वो मैनेजमेंट के साथ मिलके वो सारा चीज़ को सॉल्व करने का कोशिश करता है। कुछ नोट है यहाँ पे। पहला चीज़ है कि अगर माइंस में कोई भी पर्सन के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केस होता है, वो डिसिप्लिनरी केस में वेलफेयर ऑफिसर कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो डिसिप्लिनरी केस कोर्ट में जाता है तो कभी भी मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके वेलफेयर ऑफिसर वहाँ पे विटनेस नहीं बनेंगे। अगर उनका जो सजेशन है या उनका अगर विटनेस ज़रूरत पड़ा तो कोर्ट उनको बुला सकता है एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस। ठीक है, वो किसी के सामने या किसी के तरफ से नहीं जाएंगे, वो अपना राय खुद से दे सकते हैं कि कौन सही है क्या गलत है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो वेलफेयर ऑफिसर है वो अपना डे टू डे वर्क जितना भी करते हैं, क्या काम किए क्या नहीं किए, कौन सा चीज़ हुआ अच्छा कौन सा बुरा, जो भी है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और साल का एंड में, एंड ऑफ एवरी ईयर, वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस पास उसको डिपॉजिट करेंगे कि उनका जो समरीज होता है कि सालों भर वो क्या किए हैं, थ्रू मैनेजर ऑफ द माइंस। मतलब माइंस मैनेजर का उसमें सिग्नेचर रहेगा, तो माइंस मैनेजर के थ्रू से ही चीफ इंस्पेक्टर के पास वो डिपॉजिट करेंगे अपना समरी ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द होल ईयर। अब चलते हैं लास्ट रूल नंबर 74, कंडीशन ऑफ सर्विस। फर्स्ट, ए वेलफेयर ऑफिसर शैल बी गिवन अप्रोप्रिएट स्टाटस कॉरेस्पेंडिंग टू स्टाटस ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द माइन। माइंस में जो अदर एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं उनका जो स्टाटस है उसी टाइप का स्टाटस उनको देना पड़ेगा, वह उससे उनको सारा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। सेकंड है कि जो अगर कोई भी वेलफेयर ऑफिसर जो उनका प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं सेटिस्फैक्टरीली, उसके बाद अगर ओनर एजेंट और मैनेजर डिस्चार्ज कर लेते हैं या डिसमिस कर देते हैं उनको अपना ड्यूटी से, तो उनको चीफ इंस्पेक्टर माइंस से कंसल्ट कर सकते हैं वो, कि किसके वजह से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया, जो भी है वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रोबेशन पीरियड
कंप्लीट होने के बाद अगर प्रोबेशन विद इन प्रोबेशन पीरियड उनको डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिए, तो उनको चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास जा नहीं सकते या जाके उनको कंसल्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल फ्रॉम 62 to 74। और मुझे लगता है आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला होगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर और अनदर टॉपिक। थैंक यू।